प्रणाम अनंत श्री। प्रणाम। नमस्ते फ्रेंड्स। आज आपके साथ मुझे 25 साल हो गए आपको सुनते हुए, आपके सानिध्य में, और आपकी ग्रेस ने, आपकी प्रेजेंस ने मुझे कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स दिए हैं जो मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उसका एक प्रोसेस क्या था, वो मतलब मोमेंट घट गया, लेकिन वो प्रोसेस क्या था वो। देखो, जिंदगी तो बहती चली गई है और इतना लंबा वक्त देखा जाए आपको साथ में चलने का मिला है। बहुत कम लोगों ने मुझे भी इतना ज़्यादा नज़दीक से देखा है। तो जो मैं कहता हूँ कि हैपनिंग्स जो होती रहती हैं, इवेंट्स हैपन, consequences happen, deeds are done, but there is no personal to it। तो वो आप पीछे लौट के अगर देखें तो देख सकते हैं कि बस एक प्रवाह है, बहता जा रहा है। हाँ, तो आपके यही बहुत सिंपल देशनाओं ने, जिसमें कोई भी एक रिजिड फॉर्मेट कभी रहा ही नहीं, शायद इन्हीं को कहीं कुछ इम्बाइब करते करते इस दौरान मुझे 2 बार कैंसर भी हुआ। और ये कुछ आज भी मेरे लिए मिस्ट्री। पहली बार जब डिटेक्ट हुआ था तब कहाँ तो हुआ? 2012 में वो यूटेराइन वाले एरिया में यूट्रस, और एक मतलब अभी बट फाइंडिंग ऑफ दैट कैंसर वो कितना मिरेकुलस था कि आप गई किसी और चीज के लिए थी। हाँ, हम गए वहाँ मसाज के लिए थे, जो कि बिल्कुल शेड्यूल नहीं था जाना। इट वाज अ इंसिस्टेंट ऑफ माय स्कूल फ्रेंड, और वहाँ पे उन्होंने कुछ मसाज करते समय हल्का सा वो कहा, वो तो है, इट वाज अ वेरी मिरेकुलस, जैसे एक एग्जिस्टेंस का एक वो, आप बार बार ये जो कहते हैं ना, एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस, एक फॉर्मलेस, उसकी आपने हम लोगों के मन में एक फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस के प्रति बहुत ट्रस्ट जगा दी। तो शायद उसके साथ जीने में एक अलग ब्लिसफुल से मोमेंट्स हुए। और मतलब ये मेरे लिए आज भी मिस्ट्री है कि इफ आई टर्न बैक एंड से मेरे बेस्ट मोमेंट्स, बेस्ट डेज तो वो उसी समय घटे जबकि कैंसर हुए। देखिए, इसलिए भी होता है ना कि कई बार लाइफ में जब कोई सेटबैक होता है या कोई भी अचानक आया हुआ धक्का होता है, तो हमको हमारे कोर के नज़दीक ज़्यादा जाने में वो हेल्प करता है। हम ज़्यादा रियलाइज करते हैं। ऐसे तो देखिए मंडेन जिंदगी भागती चली जा रही है, कोई उस पर अपना वो ध्यान नहीं देता कि जिंदगी कहाँ जा रही है, जिंदगी बस भागती जा रही है। लेकिन जब कोई टर्मिनल डिजीज, कोई बड़ी दुर्घटना, कुछ ऐसा हादसा हो, तो अचानक हम अपने ऊपर फेंक दिए जाते हैं। हाँ, वो सारी पेरिफेरी में जो, जैसे आप कहते हैं इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, तो जो नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो सब बंद हो जाती है, तो आप इसेंशियल उसमें करके अब वो एसेंशियल की तरफ खींच लिए जाना ही हमको ज्यादा रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है। अब रियलाइजेशन में किसी के अंदर से ब्लिस ज्यादा निकलेगा, ग्रीफ ज्यादा निकलेगा, किसी के अंदर से चीख पुकार ज्यादा निकलेगी, पेन ज्यादा निकलेगा। ये निर्भर करता है उसकी पीछे की सारी कंडीशनिंग, क्या कंडीशनिंग होती चली आई है। इसीलिए आध्यात्मिकता में ऐसा नहीं होता कि हम कोई अलग चीज साधते हैं, हम जीवन का क्षण प्रतिक्षण साधते हैं, एवरी मोमेंट। उसी से हमारा जीवन आगे जा रहा है, उसकी जो नर्चरिंग है। तो कभी क्या होता है कि वो इकट्ठा होकर जीवन में जब कुछ होता है तो एकदम से निकलती। हाँ, और आप कभी इस बात का देखिए स्ट्रेस नहीं देते आपकी देशनाओं में। आप कहते हैं दुख आए उसको पूरी तरह जी लो, आधा अधूरा नहीं। तो एक वो नहीं रहता, रे ये चीज आ गई अब क्या करें, ठीक है, जैसा जो मन में आ रहे भाव, आप हमेशा ये कहते हैं उसको पूरी तरह जी लो, शायद उससे कुछ निकल के आता है। कहता तो देखिए मैं रहता हूँ, अब कब इसके दिल में कौन सी बात उतर जाए
आपसे भी मैंने प्रारंभ में यही बात कही थी, जब मुझे याद पड़ता है हाँ। कि जो एक क्षण है उसको पूरी तरह जियो। और और आपने कहा था डोंट ट्राई टू बी ब्रेव। हाँ, वो कैंसर के टाइम कहा हाँ, था, कैंसर के वो टाइम। कैंसर के टाइम कहा था। देखिए, सिरे अगर जोड़े जाएं तो कई सारे जुड़ते हैं। अगर 25 साल पहले जाइए तो देखिए उम्र के फासले भी अपने हिसाब से कम थे काफी। हाँ। तो मैंने आपको लिख के भी एक लेटर दिया था जिसमें मैंने लिखा अभी था भी है मेरे कि पास। हर क्षण में अपनी आपने को कहा था पूरी तरह से प्रत्येक पल में प्रस्तुत रहो, उपस्थित रहो। हाँ। ये मुझे याद है, हाँ। क्योंकि ज्यादातर मेरी लिखी हुई चीजें मुझे याद रहती हैं। तो ये मैंने कहा, अब जाने अनजाने कहीं से वो चीज आपके अंदर चली गई होगी। और जब कैंसर हुआ आपको, तो ज्यादातर लोग सिखाते हैं कि ब्रेव बनो, साहस रखो, फाइट करो, तरफ से सारे फाइट फोन करो, करेंगे, फाइट करो कैंसर से। तो मैंने उसमें आपको ये सेशन दिया था, डोंट ट्राई टू बी ब्रेव, मत करो, छोड़ दो, बहने दो। तो कदाचित देखा जाए ये उस मनोदशा का चमत्कार भी था कि आप शायद कर पाएंगे उसको। तो इसीलिए ये चीज है कि चीजें रिकवर हो गई, यू आर फुल्ली हील्ड। मतलब मैंने शायद आपसे इस तरीके से आज आई विल थैंक माय व्यूअर्स की उस बहाने आपसे भी कहने को मन कर रहा है कि वो पता नहीं क्या था, वो मैंने वो जो मोमेंट में ऐसे फाउंटेन की तरह अंदर से कोई ब्लिस निकला है। और वो 6 महीने सारे थेरेपी के सेशन में, और आपको पता है मैं सोचती हूँ अरे वो फिर से मुझे कैसे मिले, लेकिन वो उसका कुछ एक पार्ट ठहर गया, लेकिन वो बिल्कुल एक ब्लिस में वो वाली वो ऐसे मोमेंट्स में हो जाती है। आप आपके सानिध्य में बस यही एक वो ब्लिस आ सकता है। देखिए, अब यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा लोगों के जहन में एक सवाल खड़ा होगा कि जब हम मौत के आमने सामने होते हैं तो क्या ब्लिस आ सकता है? मेरा जवाब यह है कि हाँ, आ सकता है, और बहुत अधिक मात्रा में आ सकता है, क्योंकि उस समय हम अपने सोर्स के बहुत नजदीक होते हैं। हमारा जो आदिम स्रोत है हमारे जीवन का, उसके हम बहुत नजदीक होते हैं। और जितनी मंडेन चीजें हैं, सतही, ट्रिवियल, उन सबको हम ड्रॉप कर चुके होते हैं। तो हम बिल्कुल हम आमने सामने होकर उस स्रोत पे खड़े होते हैं। तो इसीलिए वो अचानक एक बड़ा चमत्कार जैसा लगता है कि आनंद हमारे भीतर से आ रहा है, ब्लिस आ रहा है। मोमेंट का जो एक आनंद जो आप हमेशा कहते हैं कि बी इन द प्रेजेंट, वो चीज हम वैसे नहीं कर पाते, लेकिन जब एक ऐसी कोई भी परेशानी उस समय हो जाए, कैंसर हो, कोई भी परेशानी आए, तो इसको एक ये बात भी तो निकल के आती कि हमारे साथ जब कोई हम सामना करें ऐसी चीज का, तो अगर हम आपकी ये बात इस तरीके से उसमें मोमेंट में प्रवेश करें कि नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, कि जो लोग उसमें पढ़ेंगे वो अपॉर्चुनिटी की तरह से देख ही सकते हैं। बाकियों के लिए मेरा ये कहना होता है कि किसी चीज की प्रतीक्षा क्यों करिए कि हम किसी कैलेमिटी में जाएं और फिर हम ब्लिस को तलाशें। वो एटीट्यूड है, वो जिंदगी को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को समझकर जीना। व्यक्ति अपनी 95% ऊर्जा शक्ति जीवन की, जो सबसे खूबसूरत जो उसके भीतर ताकत है, उसको ट्रिवियल और नॉन एसेंशियल में वेस्ट करता है। कैसे करता है? मैं सही हूं कि गलत हूं सिद्ध करने में, अपने को प्रूफ करने में, अपने को जस्टिफाई करने में, और दूसरों से जस्टिफिकेशन और सर्टिफिकेशन ढूंढने में। और जब हम किसी टर्मिनल चीज के आमने सामने होते हैं तो हमें कोई जस्टिफाई करे ना करे, हमें कोई सर्टिफाई करे ना करे, हम सब ड्रॉप कर चुके होते हैं। हम अपने को प्रूफ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको लगता है प्रूफ करके भी क्या कर लेंगे, जिंदगी तो अभी इस लम्हे में है, हमको तो इस लम्हे में पूरी तरह जीना है। तो वो जो टीचिंग का एक देखा जाए कंडेंस फॉर्म है, वो उस समय धक्के में आता है, कुछ धक्के में आता है। लेकिन उसको अगर कॉन्शियस लिविंग में डाला जाए, सचेतन जीवन में, तो किसी बीमारी और दुर्घटना की जरूरत नहीं है। उसको तो समझ लीजिए, तो आप अभी भी लगा लीजिए। बिल्कुल बीमारी दुर्घटना की वो तो है ही, लेकिन शायद मैं अपने पर्सनल उससे ये कहूंगी कि मैं एग्जिस्टेंस
समझाना चाह रही होगी, मैं नहीं समझ रही होंगी। हाँ तो उसको मतलब एक वाई मी का मुझे बड़ा अपने लिए बहुत प्यारा सा ये जवाब, जो कि मैं अंदर से फील करती हूँ, यही जवाब कि भाई एग्जिस्टेंस लव करती है। आप मिले मुझे और फिर भी थोड़ी बातें नहीं समझ पा रही थी, तो वो एक पुश के लिए कुछ होगा। और आपको देखिए देखना भी ऐसे चाहिए, रियलिटी ये है कि ये जो जीवन अभी का आपका है वो तो गिफ्ट है नेचर का, गिफ्ट। हाँ, क्योंकि वो जितना सिवियर मसला था, हाँ, और 2 बार उसमें चांसेस बड़े हाँ, कमजोर थे चीजों के, हाँ, तो फिर भी चीजें अच्छे से आगे जी निकल रही हूँ, गई मतलब निकल गई हाँ, चीजें। हाँ, तो जो सही है। तकलीफें होती हैं वो तो होती ही हैं, हाँ, लेकिन तकलीफों को भी जीकर आगे बढ़ जाने का एक तरीका हमको ढूंढना पड़ता है। तो उस सेंस में अब ये पूरा गिफ्ट है जीवन, तो इसको सेलिब्रेट करिए, पूरे एंजॉय हाँ, करिए। वो जैसे आप कहते ना कि देह की दहलीज में खड़े खड़े देह के विस्तार को देख लेने वाले जो पल होते हैं, हाँ वो बिल्कुल। अब इस मुकाम पर देखिए क्या है, जो मैं कहता हूँ कि हर दिन आखिरी दिन है ऐसे जियो। हाँ, तो आपको तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि हाँ हर दिन आखिरी है, क्या समस्या है इसमें, कोई समस्या ही नहीं है। मेडिकली भी प्रोक्लेम्ड है ही है कि अब जो भी मेडिकली तो ये है कि लेकिन भाई डॉक्टर्स तो मुझसे बोल रहे थे ना, आपका तो उधर प्रोसेस चल रहा था, मेरी तो बातचीत भी चल रही थी, तो डॉक्टर्स का देखिए जो मिल जाए जो मिल जाए उसको गिफ्ट समझिए। तो इसलिए क्या है ना कि अब जिंदगी को बिल्कुल निसंकोच जीने का तरीका होना चाहिए। संकोच करके भी क्या कर लेंगे, संकोच करके भी क्या कर लेंगे, तो निसंकोच जीना और बेशर्त जीना और अपने को पूरा उड़ेल देना, हाँ। उस तरह से जीने का होना चाहिए। अब ये आपको आया एक ट्रॉमा के लेकिन बिना उसके भी लोग वो कर सकते हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से कहूँ तो चलिए ट्रॉमा के थ्रू ही आया, तो उसकी ये तो टीचिंग बहुत वैलिड है ना कि जब कोई ट्रॉमा आए तो हम उसको नेगेटिव उसमें कि मैंने क्या, जो नॉर्मल होता है लोग सोचते हैं अरे मैंने बुरे कर्म करे होंगे, बुरे कर्मों का ये है। इसकी जगह आदमी ये सोचे बी इन द मोमेंट, टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी टू गो विद इन योरसेल्फ, जैसे आप बताते हैं। सिंपल। अब लोग इसमें देखिए दो काम करते हैं, या तो कुछ उनको टीचर्स मिल जाएंगे जो कहेंगे कर्मा का व्हील है जो घूम रहा है, दूसरे टीचर मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आप अपनी विल पावर को इंक्रीज करके इसके ऊपर जा सकते हैं। दोनों में चीजें क्या सबसे प्रोमिनेंट हो रही होती हैं, डूअर, करता, कि हम करते ही हैं जिससे कुछ होता है। हमने कुछ किया होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा, और हम कुछ करेंगे तो इससे हम पार होंगे, कुछ नहीं करेंगे। जबकि अस्तित्व में ट्रिलियंस पॉसिबिलिटीज के टकराने से कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, वो बस बन रही है, उसमें हमारा करना कुछ नहीं है। हम बस अपने को छोड़ सकते हैं, हम उसके साथ बह सकते हैं। और हीलिंग का जो मिरेकल होता है, जो आप अगर पीछे रिट्रोस्पेक्शन में जाके देखेंगी तो दिखाई देगा कि मिरेकल ही तब होता है जब कहीं नॉन डूअर की कोर टच हो गई होती है, हमने छोड़ दिया होता है अपने आप को, हम कुछ करने वाले नहीं। बिल बढ़ानी हो बढ़ा दो भाई, घटानी हो घटा दो, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हमने छोड़ दिया सारा बिल को। तो लोगों को देखिए क्या होता है ना कि ये टीचिंग बड़ी बर्डन वाली बन जाती है। अब इंसान को लगता है विल पावर बढ़ाएं कैसे, क्या करें विल पावर बढ़ाने के लिए, तो लोग कहेंगे अफर्मेशन दो, सजेशन दो अपने आप। फिर वो इतने हीलिंग के मेथड्स जो सब व्यवसाय के रूप में चल रहे हैं, और इतने लोग करते रहे, कौन कर लेता है। सही बात है, वो फुल प्रूफ होते तो बीमारियां ही ना रहती। इस एग्जिस्टेंस के फ्लो में जो होना है सो होना है, जो नहीं होना है सो नहीं होना है। जो हुआ उसको ग्रेटिट्यूड से एक्सेप्ट करिए और उसको एंजॉय करिए, जो नहीं हुआ उसकी बात मत करिए। क्योंकि इससे देखिए क्या है ना, एक सबसे बड़ी बात लोगों को ये लगती है कि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, आप अपनी इनर एनर्जी फील्ड, इन सब पर सोचते काम करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े मास्टर्स, कैंसर की अगर बात करें, कैंसर से चले गए, अरविंद हो, रामकृष्ण हो, जय कृष्णमूर्ति हो, क्या उनको ये सब नहीं आता था? क्या वो ये सब नहीं कर सकते थे?
चले गए, चल क्योंकि उनको जाना था तो चले गए। हाँ आपको बचना था तो आप बच गए। हाँ बस इसको बच गए। अब बचने के बाद जो ये जीवन उपहार में मिला, इसका क्या करेंगे? इस पर सारी बात होनी इस है। पे सारी बात। ये नहीं कि हम बच गए तो हम लोगों को टीच करें कि ऐसे बचा जाता है। ये किसी को नहीं पता कैसे बचा कैसे जाता है। बचा जाए, भाई कोई फुल प्रूफ मेथोडोलॉजी, कोई मेथोडोलॉजी आज तक कोई नहीं निकाल मेडिसिन पाए। भी तो इस बात को मानता है कि बिल्कुल। कुछ भी नहीं, इतने सब हो गए, लेकिन वही दवा देते हैं, कोई जी लेता है कोई नहीं जीता। ये तो बड़ा शोध का विषय है कि वो मेडिसिन किसके ऊपर काम करती है और किसके ऊपर काम क्यों नहीं करती। भाई तमाम हीलिंग के मेथड्स देने वाले जो लोग, मैं नहीं कह रहा हीलिंग के मेथड्स काम करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, बस करते वो इतना ही है मेंटल सजेशन के तौर से। हाँ बाकी उसमें कोई जादू नहीं। अब कोई कम उम्र में चला गया, कोई किसी बीमारी से चला गया, आप सोचो कि जिसने वो मेथड ही दिया था वो अपनी बीमारी क्यों नहीं ठीक कर पाया। हाँ, वो चुआकुक सुई के भी प्राणिक हीलिंग हैं, के आप प्राणिक अपनी हीलिंग। निमोनिया से मर गए, आप निमोनिया क्यों नहीं ठीक कर पाए। हाँ। आप तो कैंसर और एड्स ठीक करने का तो दावा फिर कह करते हैं। देते हैं कि भाई ये ऐसे ही होना था, उसकी दलील ये दी जाती दलील ये है कि सब ऐसे ही होना है। हाँ वो नहीं, वो नहीं सब। सब ये हम लोग देखिए यहाँ बैठे हैं लीला में, और ये पत्ते झरझर के भी गिर रहे हैं, हवाओं से गिरने हैं इसलिए गिर रहे हैं। हाँ, और वो उधर कुछ उग रहे हैं, हाँ, उगने हैं इसलिए उग रहे हैं। उग सब। ये नहीं कि ये खास पत्ता गिरना था तो गिर गया। गया। हर पत्ते को जब गिरना है गिरता है, जब उगना है तो वो उगता है। तो इसी जैसे आप बोलते हैं ना, इसी टोटल एक्सेप्टेंस में तो फिर आदमी प्रेजेंट में हो जाता है। उसके सिवा कोई विकल्प नहीं। जब आप अस्तित्व का पूरा स्वीकार करते हैं, पूरा अंगीकार करते हैं, तभी प्रेजेंट में आए। और इन सबसे सीख क्या मिलेगी? अब आपके पूरे केस को अगर कैंसर वाले को देखा जाए, ये सीख नहीं मिलेगी कि कैंसर कैसे ठीक किया जाता है। सीख ये मिलेगी कि जीवन कैसे जिया जाता है। हाँ, कुछ भी आ सकता है जीवन में। जीवन कैसे जिया जाता है, आप शांति से कैसे जिएंगे, हाँ, आप प्रेम से कैसे कैसे जिएंगे, जिएंगे। आप कितना कम पैनिक मचाएंगे, आप जीवन को कैसे और खूबसूरत बना देंगे, ये सीखा जा सकता है। बाकी वो मेथोडोलॉजी किसी के पास नहीं है। अब आप अगर खुद अभी पीछे जाकर सोचना शुरू करिए तो आप कुछ नहीं बता सकती हैं कुछ नहीं, इसीलिए तो हमने कहा आज आपसे बात करें कि अभी तक मैं सोचती हूँ कि वो प्रोसेस क्या था। जैसे कोई प्रोसेस के रूप में लिखा जाए तो कुछ समझ नहीं आता कि वो प्रोसेस क्या था। बस ये लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आपकी प्रेजेंस को फील किया, तो उसमें जो चीजें हुई। एक चीज देखिए, जो आप जिनकी बात करते हैं और ये हीलर्स, ये धर्म के दावेदार बात नहीं करते, वो होती है बॉडी विजडम। क्योंकि आप, हमारी जो अंतर प्रज्ञा है जो हमें गाइड करती है ऐसे समय, आप कहते हैं उसको जगाओ, और वो हीलर्स ये कह देंगे उसको जगाओ, तो उनका रोल तो खत्म। हाँ, फिर वो क्या गाइड करेंगे, फिर क्या वो क्या बताएंगे। करेंगे। तो मेरे को ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, शायद मैंने आपको बताया नहीं है। मुझे ना मेडिसिन हाइपेरिकम, मुझे दवा का नाम तक आया है। अच्छा। और मैं अब आज ये बात, होम्योपैथी की मेडिसिन। हाँ, अब मैं, और उस समय कुछ था जो अंत्य प्रज्ञा में आया, कर दो, मतलब वो भय वाली वो। और मेरे हस्बैंड ने भी साथ दिया, वो दिन रात मेरे साथ थे। तो मैंने कहा ऐसे दवा का आया है, तो बोले अच्छा। तो फिर बाद में मैंने पढ़ा कि हाइपेरिकम एक ऐसी दवा है जो आपके सर्जरी में, इंटरनल हीलिंग में, एंड दैट इज द ओनली मेडिसिन दैट हील्स यू। तो मुझे, मतलब मैं बहुत, मुझे रोना सा आया कि मैंने कहा ये क्या है, और अगर ये ऐसे हो सकता है तो हम लोग को क्यों नहीं ऐसे बताया जाता है, क्यों नहीं, अगर ये हमारी धरोहर है तो हमारे क्यों नहीं ऐसे बताया जाता? हमारे सेल्फ से जुड़ना क्यों नहीं सिखाते, क्यों नहीं? कोई भी गाइडेंस अल्टीमेटली तो इनर गाइडेंस ही है। आउटर गुरु भी इनर गुरु का ही रिफ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। तो ये चीज तो सिखानी और सीखनी बहुत चाहिए, जिसको कदाचित मनुष्य भूल गया है। बिल्कुल, बॉडी विजडम बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा शरीर मेरा है ना, तो मेरा शरीर बताएगा कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आजकल देखा जाए, आजकल के न्यू एज का सबसे बड़ा स्कैम है कि सब
टीचर और डाइटिशियन आके बता रहे हैं कि ये खाओ मत हाँ। खाओ, ये इतना मात्रा में खाओ, उतनी हाँ। मात्रा में खाओ। पता नहीं मेरा शरीर क्या मांग रहा है। क्या मांग मेरे शरीर को हो सकता है इस चीज का रिजेक्शन हो, उस चीज की एक्सेप्टेंस हो, तो हाँ। हम नहीं जानते। तो अपनी बॉडी विजडम से ही चलना बहुत जरूरी होता है। इस पर एक बड़ा रोचक किस्सा है, एक बार बताएं। एक बार एक आयुर्वेद के ज्ञाता थे, अच्छा। सफेद दाढ़ी वाड़ी, बड़े बाबा मॉडल के लगते थे अच्छे से। अच्छा। वो मेरे पास आते थे, तो मेरे पास आए तो मेरा गला खराब था। मैंने उनसे कहा, थोड़ा बात करने में दिक्कत हो रही थी, खांसी आ रही थी। मैंने कहा अरे गला हम तो ठीक कर देंगे, मेरे पास तो श्योर 60 फार्मूला है, कल आते हैं आपको चाय में डाल के पिलाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ। मैंने कहा अच्छा। जब उन्होंने कहा तो बॉडी विजडम देखिए क्या होती है, मेरी बॉडी विजडम ने रिजेक्ट किया उनका फार्मूला। अच्छा। अब उसको इंट्यूशन कहिए, बॉडी विजडम हाँ। कहिए, मुझे लगा नहीं चाहिए इनका। लेकिन फिर वो इतने उत्साह से कर रहे थे तो मैंने कहा चक्कर लेने देते हैं, हम भी देखते हैं क्या फार्मूला है। वो लाए, किचन में गए, अपने बनाया चाय में उबाल के लाए, हमको पिलाया और बैठे, बड़ा मतलब आतुरता से देख रहे हैं कि अब गला ठीक हुआ। तब हाँ। आधे घंटे में बैठे बैठे मेरा गला जो बचा कुचा था वो भी खत्म हो गया, आवाज निकलना मुश्किल हो गई। हमने कहा भाई ये फार्मूला मुझे हो सकता है ना आप सब पे लगता हो, मेरे ऊपर नहीं लगता है। हाँ, और वो बैठे ही थे उस समय जब हाँ। आपकी आवाज हाँ बैठे। तो मैंने कहा कि ये मेरे अंदर पहले ही आ चुका था कि मुझे फार्मूला नहीं चाहिए आपका, लेकिन मैंने आपको करने दिया। अब यहाँ पर आम व्यक्ति क्या करे, अगर आपको आ गया कि मुझे नहीं चाहिए तो मत लीजिए उसको। तो वो आपका जैसे आप बता रहे हैं कि क्योंकि आप मुझे देखिए शुरू में उस जोन में ले आए थे, जैसे आपने कहा कि 25 साल पहले भी आपने तो मैं उस समय जिस जोन में थी, आई न्यू कि जो मेरे अंदर से आ रहा है। तो डॉक्टर ने जब वो डाइट बताते हैं ना, केमोथेरेपी में ये होगा, बॉडी में ये होगा, तो ये खा लो वो खा लो, और मेरे अंदर से दूध का रिजेक्शन, मतलब वेजिटेरियन हूँ, एग भी नहीं लेते हम लोग, अब दूध भी ना लो तो डॉक्टर परेशान। फिर वो बड़ा मजा आया, 1 महीने बाद जब मतलब मिलते थे तो उसे बोला आई डोंट नो बट यू मैनेज योरसेल्फ, यू डू व्हाट यू वांट। उसके बाद वो उसने कभी मेरे से, और आज 2012 से इतने साल बीत गए, आज भी मतलब वो उस बात को उसको रहता है, तुम्हें जो करना है करो। कोई डॉक्टर तो चलेगा जो आइडियल नॉर्म है उस पे चलेगा, तो उसकी भी गलती नहीं, वो बेचारा तो वही करेगा, ठीक है। हाँ। लेकिन अपनी बॉडी विजडम को फॉलो करना हम सबको सिखाना चाहिए, और बचपन से ही सिखाना चाहिए बच्चों को। तो वो अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को वो मेंटेन कर सकते हैं उनको। लेकिन बस यही चीज लोग मिस कर जाते हैं, और मेडिटेशन यहीं पर अपना रोल लेकर आता है। हाँ, ध्यान जो है तो यहीं पर रोल लेकर आता है कि कैसे आप शांत होंगे, कैसे आप अपनी अलाइवनेस से जुड़ेंगे। इसीलिए मैंने देखिए जो सिंपलेस्ट मेडिटेशन दिया, मेडिटेशन में तो लोग बहुत सारा उपद्रव सर्कस दे देते हैं, मैंने बुद्धा ने दिया विपश्यना। विपश्यना क्यों दिया उन्होंने? सांसें जीवन है, जीवन से जुड़ो, जीवन से जुड़े तो फिर आप जीवन के स्रोत से जुड़ गए, फिर जीवन ही आपको आपका पथ प्रदर्शन करेगा। तो उसी का देखा जाए मॉडिफाइड वर्जन है। मैं विपश्यना भी बता देता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर बताता हूँ अपनी अलाइवनेस से जुड़ो, अलाइवनेस से जुड़ो। हाँ। अपनी अलाइवनेस को फील करो, जो जीवन बह रहा है आपके भीतर। हाँ। अब इसका परिणाम क्या होगा? जब आप अपने जीवन से जुड़ जाएंगे, अपनी जीवंतता से जुड़ जाएंगे, तो आपका जीवन ही फिर आपको गाइड करेगा। क्या खाना, क्या पीना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना, कब सोना, कब जगना, आपको कोई समस्या ही नहीं। जब आप समश्वरता की बात कहते हैं ना, ये चीज, चलिए प्रेम प्रसन्नता तो आदमी सुनता है सदियों से, लेकिन समश्वरता, रिदम, तो क्या होता है? जैसे अब केमोथेरेपी के लिए जाते थे तो ठीक है, एक उसमें एक्सेप्टेंस जब होती है, अब ये तो मैं साइंटिफिकली लोग जो प्रूव करते होंगे, लेकिन आप जब कोई ड्रग आपके अंदर जा रही है, जो आपकी कंडीशनिंग से बताया गया है वो एक पॉइजन है, आपकी इम्यूनिटी को मार देगी, आपके बाल तो खैर गिरते ही हैं, तो अगर आप उसको एक एक्सेप्टेंस वाली, भाई यू आर माई हीलर, है ना, तो वो जो मैं देखती थी वो वायल में जो वो दवा, ऐसे थैंक यू, यू आर माई हीलर, क्योंकि आप उस जोन में ले आए थे कि
बी इन द मोमेंट, जो हो रहा है वो ठीक है। तो उससे पता नहीं क्या हुआ, मुझे कभी कोई वो वॉमिटिंग और ये सब कुछ हुआ ही नहीं। तो ये क्या है, ये क्या मिस्ट्री है ऐसे? ये देखिए, मिस्ट्री ये है कि बहुत सारी चीजें तो हम माइंड से क्रिएट करते हैं, ये पावर ऑफ माइंड है, और माइंड ही हमारे अंदर बहुत सारी रियल सिचुएशंस पैदा कर देता है। यूं देखा जाए हमारे अंदर पूरी फार्मेसी क्रिएट हो जाती है। हाँ, पूरी फार्मेसी। तो जब हम बहुत पीसफुल और ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो हम फाइट बंद कर देते हैं। फाइटिंग किसी चीज से और फियर, ये सब क्या है ना, एक अलग किस्म का पॉइजन जनरेट करता है। वो पॉइजन जितना खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक तो हमारा फियर पॉइजन जनरेट कर रहा है। अच्छा। ये आप सोचो, एक उदाहरण से समझो इस बात को, कि अपने देश में जो स्नेक्स पाए जाते हैं, सांप, विज्ञान का आंकड़ा कहता है कि 3% सांप जहरीले हैं। बस 3%? 3%। और सांप काटने से कितने लोग मरते हैं? बहुत ही, बहुत लोग मरते हैं। कोई को काटे, सब काटा मर गया। तो मनोविज्ञान कहता है वो सांप के जहर से नहीं, सांप के फियर से मरते हैं, और उनकी बॉडी जनरेट कर देती है वो उनके भीतर वो जहर, जिससे वो मर जाते हैं। वो फियर उनका इतना। अब सोचो कि इसका उलट कर दीजिए, इसका उलट कर दीजिए कि किसी को सांप ने काटा और बड़े प्यार से वो उसको देख ले, कोई फियर नहीं, कंपैशन है। तो हो सकता है जो जहरीला सांप नहीं काटा हो, मान लीजिए, तो जो जहर का जो इम्पैक्ट है वो भी स्लो हो सकता है। वो भी स्लो हो सकता है, असंभव नहीं है। अगर जहर शरीर में नहीं गया और हम मर सकते हैं उस भय के धक्के से, तो उसका रिवर्स तो यही तो जहर भी हमारे अंदर है और हम कंपैशन से गए, तो चीजें रिवर्स हो सकती हैं। संभव है शरीर। अब ये तो हम जानते हैं, एंगर में, लस्ट में और हेट में हमारे शरीर में कितने रसायन पैदा होते हैं, केमिकल जनरेट, ये सब हम फील करते हैं। लेकिन फिर भी हम इसका जो वो पिक्चर है, क्योंकि ये कितनी कंडीशनिंग हो गई ना कि केमोथेरेपी ये वो, तो उसको हम यूज नहीं करना चाहते। यही चीज मॉडर्न मेडिसिन से फाइट नहीं करी। कुछ लोग कहेंगे कि हम मेडिसिन लेंगे ही नहीं, हम ऐसे ठीक कर लेंगे। मेडिसिन ने अपना काम किया है, बिल्कुल, साइंस को अपना काम करने दीजिए, लेकिन उसके फियर से फाइट मत करिए, क्योंकि उसको भी तो अभी अंडर रिसर्च ही रखा गया है कि परिणाम क्या आएंगे, क्या नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। तो साइड इफेक्ट्स इसमें देखिए, एक साइकोलॉजिकल डिजीज भी होती है। अच्छा, उसका नाम मुझे इस समय नहीं याद आ रहा है। कुछ लोग कोई दवाई खाते हैं और दवाई खाने का पहला काम रैपर के पीछे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब तो गूगल फटाक से गूगल बता देता है, अब तो पत्ता भी नहीं देखना, और वो 2-4 साइड इफेक्ट पैदा कर लेते हैं। ऐसे उन्होंने खाई हो, उनको पता भी ना हो कि साइड इफेक्ट होता है, तो उनको होगा ही नहीं। अब साइड इफेक्ट ने दिखा दिया वर्टिगो, वॉमिटिंग, तो थोड़ी देर में उनको लग रहा है वर्टिगो और वॉमिटिंग की फील हो रही, तो उनके माइंड ने जनरेट कर दिया उस चीज को। आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे एक केस याद आ रहा है। जब मैं पहला कैंसर हुआ था 2012 में, तो डॉक्टर ने मेरे से कहा, यू आर आई थिंक द ओनली वन दैट हैज नेवर आस्क्ड मी एनी क्वेश्चन, कि मैंने गूगल में ये देखा, गूगल में ये देखा। और उसी समय मेरी मामी जी के नीस को हुआ, उसको ब्रेस्ट कैंसर हल्का हुआ था, जाने के उसका कोई मेडिकल रीजन नहीं था, लेकिन उसने इतना गूगल देखा है, इतना गूगल देखा है कि वो थरली भय में कि इसका रिएक्शन ये होगा, इसका रिएक्शन, शी डाइड। मतलब मुझे यही सब बातों से दवा भी तो श्रद्धा में कर सकते हैं आप। दवा करिए, उस समय आपके लिए डॉक्टर भी गुरु है, भगवान है, आप श्रद्धा में लीजिए। दवा को भी प्रसाद की तरह खाइए। बिल्कुल। अगर आप मंदिर का प्रसाद लाके बड़ी श्रद्धा से खाते हैं, तो दवा को डर में क्यों खाते हैं? उसको भी प्रसाद की तरह खाइए। नहीं तो अब वही है ना, आपके साथ रहते रहते आप हमेशा कहते हैं कि साइंटिस्ट हो, ये सब भी तो एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, उन्होंने इतना कुछ। साइंटिस्ट बिल्कुल मास्टर्स हैं भाई, उनके अंदर एनलाइटनमेंट अलग तरह से खिला है, उनके अंदर वो विज्ञान की खोज की तरह खिला है। इनलाइटनमेंट हमेशा प्रवचन देने की तरह नहीं खिलता है। पोएट के अंदर पोएट्री की तरह खिला है, डांसर के अंदर डांस की तरह खिला है, साइंटिस्ट के अंदर उसकी डिस्कवरी की तरह खिला है। और आसपास के लोग भी अगर इस फियर को हटा पाए तब तो जादू हो जाएगा। अब देखिए, मैं कितना इन्फॉर्म्ड रहता हूँ हर चीज से, सारे लोग मेरे आसपास के जानते हैं, पढ़ता भी बहुत हूँ सब चीज। लेकिन जब भैया को ब्रेन कैंसर हुआ तो मैंने एक ढेला भर गूगल नहीं किया, मैंने एक चीज जानने की कोशिश नहीं कि इसका क्या परिणाम होता है, इसके क्या
कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, हाँ, मतलब इस डिजीज के स्टेजेस और कॉन्सिक्वेंसेज मैंने उसको भी जानने की कोशिश नहीं करी, और उस साइड को भी देखिए, वो भी एक मिरेकल है। वो भी बहुत वो भी मिरेकल miracle था। है। मन था मेरा उसके बात करने का कि अनंत में हमारे परिवार में 3 सदस्यों को खोया है कैंसर से। पापा को ईसोफेगस का कैंसर, भाई साहब हरीश भाई को, आपके भाई को ब्रेन का, फिर मेरी छोटी बहन यूटेराइन कैंसर। लेकिन सबकी एक जैसे एक रूहानी कहानी, एक वो अब छोटी उमड़ बहन के का आई। देखिए, छोटी बहन का आपके क्या हुआ कि उसका तो डिटेक्ट हुआ और 2 महीने 3 महीने के अंदर बस, शी पास्ड अवे। हाँ, अब उसके साथ, अब उसकी डेस्टिनी में यही था तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊं कि तो मैं यही तो था उस समय। हाँ, तो उसने कहा मैं मिलना चाहती हूँ, मैं गया। लेकिन परिवार में आपके इतना तनावपूर्ण वातावरण, भजन, विल पावर सब बना रखा शुरू था, था। और वो नादानी का वातावरण था, और वो लड़की बेड पर सहमी हुई सी बैठी। उसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। हम्म, अब ये जो चीज थी ना, ये एक अलार्म था। मैं समझ गया कि जब डर लग रहा हो तो इसका मतलब उसकी बॉडी विजडम बता रही है कि कोई डरने वाली बात है। बात, वहां पर उसको ज्यादा प्यार, कंपैशन, एक्सेप्टेंस से डील करने की जरूरत थी, ना कि ये भजन, कीर्तन, विल पावर और वही बात, बी ब्रेव। तो हाँ, कोई चारों जरूरत नहीं। तरफ से अगर उसको रो लेने दिया गया होता, बी ब्रेव वाली उसको बात डर, जो उसको कही डर गई। लेने दिया गया होता हाँ, कि डर लो, कांप लो। जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं, पूछते हैं मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? तो डरो, डर लग रहा है, डरो, कांपो, शिवर करो, गिर जाओ डर के मारे, हाँ, थोड़ी देर बाद निकल जाओगे उससे। निकल जाओगे। डर लग रहा है और डरोगे नहीं, सांस खींच कर चलते रहोगे तो आगे जाकर गिरोगे, हाँ, आगे जाकर गिरोगे। और ये भी बॉडी विजडम है जो हमें बता रही होती है कि क्या क्या कैसे। डर का एक्यूट अगर धक्का आ गया है और आप साइकोलॉजिकली वो नहीं है, तो समझिए कि आपकी बॉडी ने ये तो बता दिया है कि बहुत सीवियर कुछ मसला है, अब इसको उतनी सेंसिटिविटी से हैंडल करना है। तो इसको हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसका डर खत्म करने के लिए उसको, उसके डर को कोई ब्राइटर साइड छुपा दें। हाँ, छुपा दें। उसके डर को कुछ दिन जी लेने दीजिए। और तकनीकी रूप से मुझे लग रहा है कि 24 घंटे, 72 घंटे, यानी 3 दिन, इससे ज्यादा वो नहीं रहेगा अगर उसको पूरी तरह जी लेने दें। परिवार के लोग हों, प्यार से उसके साथ हों, व्यक्ति के जो भी ऐसा हो, ठीक है, जो होगा कहेंगे लिव योर फियर, लिव योर, ये तो हम कोई साथ में कहता हैं, नहीं। हम साथ में हैं। की बात है कि मतलब यहाँ तो क्योंकि उसके और मेरे में ये कंपैरिजन, जब तक आपकी बातें सुन के हम लोग को अब आपको देखिए जब पता चला तो आपके अंदर पहला रिएक्शन फियर का नहीं आया, नहीं आया। तो ये यही अंतर डाल दिया उस सारी चीज में। बल्कि ये मेरा एक क्वेश्चन भी मैंने सोचा था आपसे पूछूं कि कोई भी ट्रॉमा हो तो वो जो एग्जैक्ट मोमेंट होता है, क्योंकि उसकी न्यूज से हमारे पूरे सेल्स में एक बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, तो वो एक उस मोमेंट को कैसे जीना चाहिए कि जो हमारी हीलिंग में वो कन्वर्ट हो जाए सारा सफर। देखिए बेस्ट हीलिंग है, और लोगों के लिए वो थोड़ी बिटर पिल हो जाती है, लेकिन मेरा यही मानना है एक्सेप्टिंग द डेथ। एक्सेप्टिंग डेथ, मरने को तैयार। आई कैन डाई एनी मोमेंट, आई डोंट केयर। तो मैं कहता ना, मेरा महामंत्र, आप अभी कह रहे तो मुझे कोई लिबरेशन सा लग रहा है। तो मेरा महामंत्र है, मेरा महामंत्र हु केयर्स का। किसी ने बताया तुमको ये हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे, फिर सब चीजें बेहतर होती, फिर मिरेकल और हीलिंग सब बड़ी अलग ढंग से होती है। लेकिन हम सुनते ही, अच्छा हम क्यों इतना बचना चाहते हैं जब हमको पता है जाएंगे तो है ही, किसी ने दैट्स द ओनली, इस कारण से उस कारण से, इस दिन या उस दिन तो हम जाएंगे, हम कब रोक लेंगे? ऐसा तो कोई दिन नहीं होगा जब हम आखिरी मोमेंट को रोक लेंगे। तो हम अभी भी नहीं रोकते, तो उसे खूबसूरत हम अभी भी नहीं रोकते हैं। अब ये प्याला अभी खत्म हो ना हो, वही बात नहीं, लेकिन अभी तो पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी में हम पूरी तरह से जी ले ठहरे हुए हैं। हाँ, तो वही बात है शायद जो हरीश भाई और मेरे फादर, मतलब उनका जो लास्ट 5-6 घंटे। फादर को देखिए आपके मिरेकल क्यों हुआ,
डेथ हुई उनको इसोफेगस कैंसर से बेशक, लेकिन उस डेथ ने उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आप लोग जानते हैं अब हुआ क्या, देखिए डेथ उनका फिनोमिना। उनको हम ही गए थे साथ में, मेरी मम्मी थी आपकी, हम लेके गए। जब चलने लगे उनको, जब चेकअप के लिए ले जा रहे थे तो मुझसे कहने लगे साहब लग रहा है फंस गए किसी चक्कर में। हाँ। उनको बता नहीं रहे थे हम लोग, लेकिन हाँ। उनका मन तो हाँ, बता रहा था। तो मैंने कहा नहीं नहीं चिंता मत करिए, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डीप डाउन कहीं उनको लग रहा था। लेकिन जब वो बीमार पड़ गए, फिर डिटेरियोरेशन होने लगा। हाँ, तो एक दिन मैं रूम में गया उनके, तो वो बिस्तर बैठे थे, मुझे ऐसे ऐसे बुलाया। मैं क्या, उन्हें बताइए। कह रहे साहब अब आप ही कुछ करिए, अब और कुछ डॉक्टर वाक्टर नहीं कर सकते। तो लिटरली ये मौके पे कौन क्या करेगा, मैंने क्या किया, मैंने उनके ऐसे आंखों में देखा। मैंने कहा ये बताइए, अगर मैं कुछ कर सकता होता तो आपके कहने का इंतजार थोड़ी किया होता, अब तक कर ही दिया होता। आप जो है उसको बस स्वीकार कर लीजिए, ये इच्छा मत रखिए कोई कुछ करे। वो समझ गए इस बात को, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा तो उत्पन्न हो चुकी थी। फिर उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, फिर वो ग्रेटिट्यूड और उनका जो एक्सेप्टेंस का दौर था वो चलता चला गया। फिर सारी रेस्ट इज हिस्ट्री, कि आप लोगों ने देखा ही कितना पीसफुल डिपार्चर हुआ। मतलब पीसफुल, वो सेलिब्रेशन में बदल गया। पापा जिन्होंने कभी पिक्चर के गाने नहीं सुने, कुछ नहीं, मतलब ही वाज अ गांधीयन फॉर्म ऑफ बिल्कुल ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ। बिल्कुल तो वो कह रहे हैं भाई गाने सुनो। गाने अब सुनो। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि एक तरफ तो उनको पता है वो एक्चुअली डॉक्टर के हिसाब से तो समय खत्म था। एक महीने वो कैसे जिए बिना कुछ खाए पिए, कि पानी भी नहीं जा पा रहा। डॉक्टर्स के हिसाब से वो बहुत पेनफुल हो सकता था उनका डिपार्चर। एक पेन नहीं हुआ, एक पेन नहीं हुआ। तो ये सब चीजें इतनी, मतलब आपकी, मतलब टीचिंग्स या आपकी प्रेजेंस और ऐसे ये फूट के आई है, चाहे कोई रहा चाहे कोई नहीं रहा। तो यही देखिए एक्सेप्टेंस ने उनको बदल दिया मृत्यु के। भैया के केस में क्या हुआ, मेरे उनकी फर्स्ट सर्जरी हुई, ठीक हो गए थोड़े से। लेकिन लिटरल मैं बता रहा हूँ, वो तो बहुत इंट्यूटिव थे और बहुत इंट्यूशन उनका स्ट्रांग था। तो एक दिन मेरे साथ बैठे थे और उन्होंने मुझसे कहा, पता नहीं बात मैंने आपको बताई कि नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ज्यादा दिन रहूंगा नहीं, अच्छा, जो करना है कर लो, जो काम है सब, मैं ज्यादा दिन का मेरे पास नहीं टाइम है। तो उनका ये एक्सेप्टेंस, उनको जब दोबारा रियकर हुआ वो ब्रेन ट्यूमर, उनका ब्रेन कैंसर, तो वो उनको ऐसी पीस में ले गया कि अकल्पनीय पीस की। लोग उनके चेहरे पे जो ग्लो और आभा देख रहे थे वो उसी पीस में था। और वो क्या कर रहे थे, जो आसपास के लोग देख ही रहे थे, वो हर मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। हाँ, शाम को हम लोग परंपरा से समोसा एंजॉय कर रहे थे, कि जबकि वो बेड रिडन है, ये होता था कैलोरीज कम, कोई भी ये सोचेगा हेल्दी फूड खाओ। जूस पी रहे, लीची का जूस पियेंगे, हम मैंगो खाएंगे, और हम लोग तो बैठ कर उनको खाते हुए देखते थे उस समय कि इतना एंजॉय करके। He was एक childlike innocence खिल गई थी उनके पूरे बीइंग में। वो यही तो होता था मजेदार सीन, हम लोग उनको खाते हुए देख के एंजॉय करते थे कि इतने, मतलब खा के जो रियल सेंस में कोई मजा ले रहा होता होगा, वो बिल्कुल स्वर्ग मिल गया। वो वाली चीज थी। मम्मी उनको अपने हाथ से खिलाती, और वो जैसे एक, पता नहीं, वो कोई कुछ ऐसा लगता ही नहीं था कि एक ही एक्चुअली आप मौत का दृश्य जो आपको पता है वो मौत का दृश्य था नहीं। और लोगों को यही सीखने की जरूरत होती। अब ब्रेन कैंसर कितनी सफरिंग का होता है, फिर उनके मुंह से एक शिकायत नहीं सुनी मैंने। बस यही, मुझे देख लिया, कपड़े नहीं पहने तुमने ठीक से, ठंडा हो रहा है कपड़े पहनो। किसी और को देख लिया, किसी डोमेस्टिक हेल्प को देख लिया, इसने स्वेटर नहीं पहना, इसको स्वेटर पहनाओ, किसने खाना खाया, इसने किया। तो ये कंपैशन आ गया, एक्सेप्टेंस आ गई। जब मम्मी ऊपर बुटीक से उतरती थी तो उनको कितना ख्याल रहता था मम्मी का उस समय की, उसी समय चाय मंगवा ली, ये कर ली। तो वो अपने सफरिंग तो थी नहीं, लेकिन वो जो मेडिकली एक उनके अपने सफरिंग के फेस में भी वो दूसरे का
एक वो सोचते थे। दूसरी का सोचते थे। इसी में आती हार्मनी, जिसको मैं कहता हूँ। हार्मनी कैसे क्रिएट होती है, वो सिंक्रोनिसिटी, हाँ वो रिदम। आप देखो कि नॉर्मली जितने लोग मुझे 25 साल 30 साल से सुन रहे हैं, वो जानते हैं मैं डिस्कोर्स में जब बैठता हूँ तो 1.5 घंटे 2 घंटे में बोल रहा हूँ, तो मैं बोलता ही उस समय में उठता ही नहीं कहीं इधर उधर। हाँ हाँ लेकिन बस पहली बार ऐसा हुआ जब मैं नीचे डिस्कोर्स दे रहा था और वो बीमार थे उस समय, हाँ तो एकदम से मुझे लगा, डिस्कोर्स मैंने बीच में पॉज किया, सबने देखा, मैंने माइक रखा, मुझे लगा मैं देख के आता हूँ। मुझे ये नहीं लगा कुछ हुआ है, बस मुझे लगा मैं देख के आता हूँ। और उस मोमेंट में बस वही मोमेंट था, वो बाथरूम गए थे और गिर गए। अगर मैं उस मोमेंट पे नहीं जाता तो अगले 1.5-2 घंटे वो पड़े रहते बेचारे। हाँ उस 1.5-2 घंटे मैंने उनको मतलब पहले उठा दिया, बिठा लिया, सबको करके वो काम करके उनका मैं चला आया, फिर माइक लगाया, फिर अपना जहाँ से खत्म किया था वहां से डिस्कोर्स शुरू किया। यहाँ के लोगों को पता भी नहीं चला कि इस बीच में क्या हो गया, हाँ। उस बीच में हादसा। तो यही तो बात है ना कि आपने मतलब रिदमिकली जीने से एक आप इमोशंस जो आपने कहा ना कि नॉन एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल सारे ये इमोशंस जो हम फील करते हैं, तो वो आपने इमोशंस वही ठीक है, गिर गए उठाया, फिर अब वापस अब आप उस फियर में या उस केयर में क्या वहीं बैठे रहते डिस्कोर्स, तो इन्हें हमारा नॉन एसेंशियल का घेरा हो जाता। बिल्कुल। और फॉर्चुनेटली तो हम लोग ये भी एक अच्छी फॉर्चुनेट सिचुएशन देख सकते हैं भाई कि आसपास अपने इतने फियरलेस लोग रहे हैं कि पूछे नहीं। अब कृष्णा जी के हस्बैंड सत्य भारती जी, भैया के बाद देखिए वो गए, जब उनको पीजीआई में एडमिट किया तो हम गए, तो हॉस्पिटल का जो रूम था वो रूम नहीं लग, ठाके लग रहे थे, हा हा हा। अब वो नर्स आई कोई उनका कुछ बीपी वीपी देखने, तो कह रहे हैं हमसे कि हम लोग ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें सब म्यूजिक वगैरह चल रहा होगा, नर्सेज बिल्कुल मॉडल की तरह रहेंगे। तो वो कह सकते हैं ये बात, मतलब नोइंग हिम, हिज पर्सनालिटी। तो हम लोग खूब हंस रहे थे। और वो भी देखिए वो तो बिल्कुल 5-6 दिन ये कुछ पता नहीं है, अब बात इतनी इस तरीके से उसमें चली गई, तो लगता है कि सोचती हूँ मैं कभी कभी कि ऐसा क्या था कि आपके चारों तरफ जो बिल्कुल जैसे डाई हार्ड, वो आपके फ्रेंड भी, आपके डिसाइपल तो खैर घोर, तो वो सब चीज थे और बहुत सपना देखते थे। हम लोग सभी एक साथ बात करते थे कि ऐसे बुद्धा हॉल की शुरुआत सब चीज, लेकिन फिर वो भी चले गए। आप मतलब ये सोचा नहीं था ये ऐसे कहेंगे, लेकिन आपके बारे में कभी सोचती हूँ, देखिए आप 4 साल के थे, माँ चली गई, फिर ऐसे ये सब लोग जाते रहे आपके इर्द गिर्द, जिसपे होता है ना गुमान, ये मेरा अजीज है, ऐसे तो हम सब हैं, लेकिन एक होता है ना स्पेशल प्लेस किसी की, लेकिन आप सिर्फ कंपैशन की बात करते हैं। देखिए वो तो बात वैसे अगर कोई सोचे कि एग्जिस्टेंस है आपके साथ, लेकिन आपके लिए तो आप तो दरिया और सागर के। अब नेचर ने देखिए ऐसा ही कुछ बनाया होगा। अगर हम उस साइड से देखेंगे तो जिसको घनघोर एकाकीपन कहते हैं, आपके कोई लव्ड वन नहीं है, जो हैं वो भी चले जा रहे हैं, तो लेकिन उसके उलट के देखिए अस्तित्व तो भरपाई भी करता है, ब्लेसिंग्स भी देता है। अब लव्ड वंस का भी एक दरिया है, लव्ड वंस का भी दरिया चला आता है। तो कई बार जो लोग जाते हैं वो किसी और रूप में बदल जाते हैं। और ये चीज क्या है ना कि टीचिंग भी अपनी कीमत लेती है, हर टीचिंग अपनी कीमत लेती है। और इसीलिए लोग जो अचानक आके एकदम से थ्रिल्ड होते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूँ प्रामाणिकता से कह रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ लव, पीस, तो जब आप पीस और लव की सारी विपरीत स्थितियों में जी चुके हों और तब भी वो लव और पीस उतना इंटैक्ट बना रहा हो, तो ये नेचर का गिफ्ट होता है। तब जब मैं कहता हूँ तो लोगों के अंदर कुछ हिलता है कि ऐसा नहीं है कि हम एक अलग दुनिया में और किसी दूसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। तो नेचर ने वो पूरा पैकेज कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिकली बनाया, हमने तो नहीं बनाया, हमने मांगा भी नहीं कि ऐसा हो।
तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि तपस्याएं हो या कुछ भी हो, उनका कोई मूल्य नहीं है। अस्तित्व को अगर आपको किसी रोल में डालना है तो आपसे वो तपस्या करवा लेता है। हम जाके आग में बैठे, कांटों पे बैठे, भूखे रहें, उपवास करें, वो तपस्या नहीं। तपस्याएं तो बड़ी अलग अलग किस्म की हैं। अब जितना, अब ये भी तो तपस्या ही हो गई ना कि आप जिस तरीके से बड़े हुए, कोई बिना कोई फेमिनिन एनर्जी के आपके इर्द गिर्द, और भैया ही थे फिर वो भी, तो इसको हम तपस्या ही तो मानेंगे कि आप बस अपने एसेंस में हैं, जो हो रहा है वो हो रहा है। तपस्या ही है, और उसमें भी जो लौटना है लोगों तक वो लौट रहा है उसमें। तो नेचर ने शरीर मन को ऐसा ही बनाया ऐसे ही है, बनाया इस बॉडी माइंड को वैसे ही डिजाइन किया है। तो और आसपास इतने खूबसूरत लोगों का होना और फिर उनका चले जाना, ये किसी चीज की कमी नहीं करता है वस्तुतः। अब उसको हम रैशनलाइज करके फिलोसफाइज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मसला ये है कि दूसरा देखेगा तो उसको लगेगा अरे ऐसा कैसे हो गया। लेकिन मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि अस्तित्व की अपनी योजनाएं होती हैं, अस्तित्व के अपने ढंग होते हैं कुछ अनफोल्ड होने के। इंसान अपने ढंग बनाता है। अब मेरे ढंग में देखो, सारे लोग जानते, सोचते हैं, कई लोग जो नहीं जानते हैं मुझे, वो सोचते होंगे जानबूझ के कह रहे हैं। लेकिन जैसे आप तो भाई घर में ही है, दिन प्रतिदिन 24 घंटे हमको देखा है। मेरा कोई एजेंडा नहीं, मेरा कोई नैरेटिव नहीं, मेरा कोई पर्पस नहीं। इसी का क्या है, हम लोग दोनों साथ रह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सोचा है क्या बात तो करनी थी, सिर्फ हीलिंग के एक को सोचा था, लेकिन वो बातें तो फिर जैसे बातें दूसरी तरफ निकल जाती हैं। तो अब टीचिंग इसीलिए इतनी फोर्सफुल लोगों के लिए बन जाती है कि हर जगह जाएंगे तो ज्यादातर गुरुओं का कोई अपना एजेंडा है, कोई नैरेटिव है, कोई पर्पस है। इस शरीर मन का कोई एजेंडा, कोई नैरेटिव, कोई पर्पस नहीं। अस्तित्व जो उसके साथ बहा के करा रहा है वही हो रहा है। यानी अल्टीमेट नॉन डूअरशिप का जो प्रेजेंटेशन ऐसे देखेगा तो फुल टाइम एक्टिव है, टाइम नहीं मिलेगा, आदमी मिलने आएगा तो मैं खाली थोड़े ही बैठा हूँ, टाइम चल ही रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन सब हैपनिंग की तरह चल रहा है। एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग। तो बिना किसी पकड़ के, बिना किसी आश्वासन के, बिना किसी सांत्वना के जिया जा सकता है। हाँ, मतलब इसका एक जीता जागता रूप मेरे अंदर से देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल देख सकता है। और जो भी आपने हाल ही में कहा था वो मुझे बहुत छू गया कि सबसे बड़ी आस्था का रूप है स्वयं में आस्था, और जो स्वयं के में परमात्मा स्थित है उस पे जब आस्था होती है, और अगर हम वो परमात्मा को दूसरे रूप में देखते हैं, कहीं और बाहर ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे आस्था कम होने लगती है। तो आपकी जिंदगी या सब जो यहाँ पे कैंसर के रूप में घटा, तो ये वाली बात से ये चीज तो है ही है। देखिए बीमारियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लोगों को तमाम तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं, उतार चढ़ाव चलेंगे। मूल चीज यही है कि उनको जीवन में गहरे उतर कर जीना सीखना। अब कैंसर की बात से हमने शुरू की, चूंकि आप उससे बाहर हो, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो कैंसर पेशेंट्स हो मुझको सुने और इस तरह से सुने कि मैं कैंसर को कैसे जीतूं, क्योंकि मैंने 3 उदाहरण वो भी बता दिए कि जो नहीं जीत पाए। तो चल, आप जा सकते हैं, आपकी मौत हो सकती है, मैं ये बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा हूँ, लेकिन जिंदगी को जीना जिंदगी को जीना तो आप सीख सकते हैं। और जिंदगी लंबाई में नहीं, जिंदगी गहराई में होती है। हाँ। लंबी जिंदगी आप में हो सकता है 50 साल जी हो, हाँ। और गहराई में हो आप 5 महीने भी जिए तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। और जिस पल के लिए कभी कभी एक अगर सीकर की उससे सोचिए, तो जो आपकी सीकिंग रही, वही पीस हार्मनी, वो आपको जाके मिला उस पल में, तो क्या है, उसके बाद चले भी गए तो क्या है। बस तो वही है ना बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं गहरी होनी चाहिए। तो आपने जो 4 स्तंभों के रूप में ऐसा एक वो जिंदगी में हमेशा एक मधुशाला से खुल गई है कि बस उसमें अगर इंसान जी ले, लेकिन हाँ नॉन डूअर को समझना भी, इतना समझ ले आदमी, और 1 साल कम से कम मुझको दे चीजों को रचने बचने में। जल्दबाजी में नहीं कहूंगा कि तुरंत ऐसे इंस्टेंट हो जाएगा,
हाँ 1 साल टीचिंग को अपने अंदर रचने बसने दे, तो ये सब जो मधुशाला है उसके अंदर तो खुलेगी ही, वो खुमारी आएगी और कितने लोगों के खर्चे बच जाएंगे। अनंत जी, आप बैठे हमारे साथ सब व्यूअर्स के लिए। हम लोग ने इनफैक्ट आज मैं ये कहूँगी कि हम लोग ने अनंत की बहुत सी बातें बिल्कुल जो जी हुई है वो सब शेयर करी हैं, बिल्कुल अपनी बातें शेयर करी हैं, जो घटी हैं चीज़ें, जिसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बस मैं यही सब व्यूअर्स से कहूँगी कि जैसे आप हैं प्रेम के सागर, ट्रस्ट, सब चीज़ बताने वाले, तो जैसे समुद्र के तट पे बैठते हैं वैसे ही आइए, अनंत में आइए और थोड़ा सा जैसे उन्होंने कहा अपने आप को वक्त दीजिए, देखिए अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे और बस खुश रहिए। हाँ, बस खुश रहिए, वो जरूरी है। हाँ, खुश रहिए। अनंत जी एक सागर है और सागर के से हम कई तरीकों से रिश्ता बना सकते हैं। हम सागर के तट पे बैठ के उसकी लहरों का आनंद ले सकते हैं। हम और गहरे उतरना चाहें तो समुंदर में जा सकते हैं, और भी गहरे उतरना चाहें तो डाइवर बन सकते हैं और नीचे के रत्न अपने खुद ही अपने लिए ला सकते हैं। तो जो भी रिश्ता आपको ठीक लगे अपने खुद से, आप आइए, इंजॉय करिए और अपने आप को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि शायद अगर आप सागर के तट पे भी सिर्फ बैठ के इंजॉय कर रहे हो तो हो सकता है कि आप में वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, वो जो संभावनाएं हैं कि हम सब एक अपनी जिंदगी के लिए एक डाइवर ही बन जाएं, कि हम अपनी जिंदगी की के लिए खुद ही सागर में डूब के वो निधियां, क्रिस्टल्स लेके आए जो हमें, हम खुद ही अपने हीलर बन जाएं। ये चीज मुझे मिली है उनसे, बस यही चीज चाहती हूँ कि फैले जग में, क्योंकि वो है, आज ऐसा कोई है जो हमें हमारे अंदर के हीलर को जगा सकता